जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंद चीन में राष्ट्रवाद आंदोलन। समझ गया? इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं बाबू, और इससे जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के बुक में हैं इसमें करवाया जाएगा। सब क्वेश्चन इसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों करवाएंगे, ठीक है? जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला है आप लोगों का फिलिंग द ब्लैंक, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जो खाली स्थान है उसको भरना है, ठीक है? देखिए इसे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसको भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकता है, ठीक? तो ध्यान से इसको भरिएगा और ध्यान से इसको अपने नोट कॉपी में अच्छे से मार्किंग कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए हम लोग अब क्वेश्चन अब सॉल्व करना शुरू कर दें। जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग, कौन कौन उपस्थित हुआ है क्लास में। हाँ चलो, पहला नंबर क्वेश्चन है, 12वीं शताब्दी के राजा सूर्यवर्मा कौन? 12वीं शताब्दी के राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने खाली स्थान जो दिया है का निर्माण करवाया था। किस चीज का बाबू निर्माण करवाया था? कोई बता सकता है? हाँ, अंकोर वाट का मंदिर। अंकोर वाट का मंदिर। समझ गया? ये भर लीजिएगा इसमें। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू? फिलिंग द ब्लैंक्स, समझौते के पूरे वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। खाली स्थान रेखाओं को विभाजक रेखा माना गया है। तो इसमें 1 नंबर वाला में क्या होगा बाबू? जिनेवा समझौता। क्या होगा? जिनेवा समझौता। जो जिनेवा समझौता ने पूरे वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया और खाली स्थान। तो यहाँ पे क्या होगा? कब बाबू बांटा था? तो 17वीं और अक्षांश समझ गया? अक्षांश, ठीक समझ रहा है? अब चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, हो ची मिन्ह का दूसरा नाम था। हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या था बाबू? कौन सा था बाबू? जल्दी से बताओ। हाँ, न्यूगान आई कवोक। यहाँ पे लिख देते हैं, सॉरी गलत हो गया है। आधा न होगा, न्यूगन आई कोक। यहाँ पे लिख देते हैं क वो कोक। समझ गया? तो क्या होगा? न्यूगान आई कोक। समझ गया? तो न्यूगान आई और उसके बाद कयोक लिखना है, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं था। समझ गया? इसलिए लिख दिए वहाँ पे। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दियन वियन पू के युद्ध में खाली स्थान बुरी तरह हार गए। तो कौन हारा था बाबू? फ्रांस। कौन हारा था? सॉरी रुक जाओ, फ्रांस हारा था। यहाँ पे लिख रहे हैं फ्रांस, ठीक है? किसने हारा था? कौन हारा था? फ्रांस हारा था। किससे? दियन वियन पूरे के युद्ध में। समझ गया? किसके युद्ध में? दियन वियन पू के युद्ध में, पू के युद्ध में। समझ गया?
किसकी हार हुई थी? फ्रांस की। चलो यहीं पे याद करा देंगे तुम लोगों को, मेरे साथ बोलते रहिएगा, याद हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अनामी दल का स्थापना संस्थापक है। अनामी दल का संस्थापक है तो कौन है जी? अनामी दल का संस्थापक कौन है? जोन गुयेन। जोन गुयेन आई। कौन है? जॉन गुयेन आई। समझ गया? जॉन गुयेन आई। ठीक, चलिए यहाँ से अब हम लोग का क्वेश्चन स्टार्ट होता है अति लघुत्री। ठीक है, और भी आगे अति लघुत्री है। ठीक, लघुत्री है, दो हिस्से में बांट दिए हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है एक तरफा अनुबंधन व्यवस्था क्या थी? एक तरफा अनुबंध एक तरह की बंधुआ मजदूर थी। वहाँ मजदूरों को कोई अधिकार नहीं था, जबकि मालिकों को असीमित अधिकार प्राप्त था। समझ गया? तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है। किसको अधिकार नहीं था बाबू? बंधुआ मजदूरों को। किसका अधिकार था? अधिक सीमित, यानी मतलब सीमाहीन, असीमित जो क्या है, तो वो मालिकों का अधिकार था, बंधुआ मजदूरों का नहीं। समझ गया? चलिए 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अगला 2 नंबर है बाओ दाई। बाओ दाई कौन था? तो बाओ दाई बाबू बाओ दाई अनामा का एक शासक था। कौन था? ये आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्या है? आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है एग्जामों में कि बताइए कि बाओ दाई कौन था? तो बाओ दाई अनामा का एक क्या था? वो शासक था। ठीक है, चलो 3 नंबर हिंद चिन्ह का अर्थ क्या है? देखो, हिंद चिन्ह दक्षिण पूर्व एशिया में लगभग 3 लाख वर्ग किमी फैला क्षेत्र, जिसमें आज के वियना, लाओस और कंबोडिया के कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं। समझ गया? इसी को हिंद चिन्ह का अर्थ, मतलब हिंद चिन्ह का अर्थ क्या है? यही है, दक्षिण पूर्वी एशिया में लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर फैला क्षेत्र, जिसमें आज की वियना, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं। समझ गया? चलिए 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है जेनेवा समझौता कब और किसके बीच हुआ था? जो जेनेवा समझौता हुआ था बाबू, किसके और कब हुआ था ये? तो ये हुआ था 1954। कब हुआ था? 1954 में लाओस और कंबोडिया के बीच। किसके? लाओस और कंबोडिया के बीच में हुआ था। समझ गया? चलिए अगला है क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन था ना? हाँ 4 नंबर हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन, हुआ आंदोलन की चर्चा करें। हुआ आंदोलन की क्या करना है? चर्चा करना है। ठीक, तो हुआ एक बौद्धिक धार्मिक क्रांति आंदोलन था जो 1939 ईस्वी में शुरू हुआ था, जिसके हुइन फूसो था। तो हुआ आंदोलन का बाबू नेता कौन था? हुइनो फूसो। और कब ये हुआ था आंदोलन? 1939 ईस्वी में। देखो यहाँ से आप क्वेश्चन बन सकता है। समझ गया? तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। इसके क्रांतिकारी उग्रवादी घटनाओं को भी अंजाम देते थे, जिसमें आत्मदाह तक भी शामिल होता था। क्या होता था? आत्मदाह तक भी इसमें शामिल होता था। समझ गया? फिर इसमें पहला नंबर क्वेश्चन है अति लघुत्री जो है वो ख़त्म हो गया। अब लघुत्री हम लोग बनाएंगे। क्या बनाएंगे? लघुत्री क्वेश्चन कह रहा है ये आप लोगों का ये 5 नंबर में पूछेगा इस बार, ध्यान में रखिएगा। 5 नंबर में देखो, कह रहा है हिंद चीन में फ्रांस
फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करना है। हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करना है। तो देखो 1498 कब 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत से जुड़ने की चाह में जब समुद्री मार्ग ढूंढने निकला तो धीरे धीरे स्पेन, डच, इंग्लैंड एवं फ्रांसीसी का आगमन इस क्षेत्र में व्यापारिक उद्देश्य से होने लगा। समझ गया। तो देखो बाबू जो आए थे भारत में कौन, जो विदेशी लोग, ठीक है। तो रास्ता किसने खोया था? ये खोया था पुर्तगाली वास्को डिगामा ने, ठीक है। तो कोई पूछेगा कि सबसे पहले रास्ता का खोज, समुद्री मार्ग का खोज भारत में आने के लिए किसने किया था? तो वास्को डिगामा ने। वो कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का, ठीक है। तो देखो धीरे धीरे पहले वो वास्को डिगामा आया, फिर स्पेन, डच, इंग्लैंड एवं फ्रांसीसियों का आगमन हुआ। किस लिए आया था ये लोग? इन लोगों का उद्देश्य यही था कि यार भारत में हम लोग क्या करेंगे? व्यापार के लिए इन लोगों का यही उद्देश्य था। लेकिन 17वीं सदी में बहुत सी फ्रांसीसी व्यापारी पादरी हिंदी चीन पहुंच गई, ठीक। फिर 1747 ईस्वी के बाद ही फ्रांस अनामा में रुचि सेने लगा। फिर उस से 1787 ईस्वी में कोचिंग चीन के शासन के साथ संधि का मौका मिला। क्या मिला? इन लोगों को मौका मिला। ये 5 नंबर स्लाइड था, 6 नंबर में। 19वीं शताब्दी में अनामा कोचिंग के फ्रांसीसी पादरियों की बढ़ती गतिविधियों के विरुद्ध उग्र आंदोलन हो रहे थे। फिर भी 1862 ईस्वी में अनामा को सैन्य बल पर संधि के लिए बाध्य किया गया। उनके आगे वर्ष कंबोडिया की संरक्षण में लिया गया और 1783 ईस्वी में तोकिन में फ्रांसीसी सेना घुस गई। इसी तरह 20वीं शताब्दी के आरंभ तक संपूर्ण हिंद चीन फ्रांसीसियों की अधीनता में आ गए। क्या हुए ये लोग? 20वीं शताब्दी के अतिरिक्त लोग आते आते क्या हो गए? फ्रांसीसियों की अधीनता में आ गए। समझ गया। अब आ रहा है दूसरा नंबर क्वेश्चन आ रहा है रासायनिक हथियारों एवं एजेंट ओरिजिन का वर्णन करें, ठीक है। तो देखो तो इसमें है उत्तर है नापाम। नापाम एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। क्या होता है? नापाम एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो अग्नि बमों में गैसोलीन के साथ मिलकर के एक ऐसा मिश्र तैयार होता है जो त्वचा से चिपक करके जलता रहता है। क्या होता है? ये जलता रहता है। इसका व्यापक पैमाने पर इसका प्रयोग कहाँ हुआ था? वियना में प्रयोग किया गया था। इसका कहाँ प्रयोग किया था बाबू? तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा नापाम एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो गैसोलीन के साथ एक नया मिश्र तैयार कर, इसका जो त्वचा पर मिल करके क्या होता है? जलने लगता है। तो इसका सबसे पहले प्रयोग कहाँ किया गया था? वियना में। समझ गया। एजेंट ओरिजिन एक जगह था जिससे पेड़ों की पत्तियों तुरंत झुलस जाती थी। क्या होती थी? यह एक ऐसा ही था जो रासायनिक हथियार था जो एक बार पेड़ों की पत्तियों पर चल जाने से पेड़ों की पत्तियाँ क्या होती थी? झुलस जाती थी, ठीक है। एवं पेड़ मर जाते थे। जंगलों को ख़त्म करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता। इसका नाम ये किस चीज़ को? जंगलों को ख़त्म करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। समझ गया। अब चलिए इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? इसका नाम ओरिजेंटल पट्टियों वाले ड्रोमों में रखे जाने के कारण पड़ा। किस चीज़ में? ये ओरेजन पट्टियों वाले
ड्रोमों में रखे जाने के कारण पड़ा। अमेरिका ने इसका इस्तेमाल जंगलों के साथ खेतों और आबादी दोनों पर जमकर किया। क्या किया? जो अमेरिका था ये जंगलों और खेतों पर और आबादी पर दोनों पर ये इन्हीं चीज़ों पर ये क्या किया था? इसका प्रयोग किया था। अब चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है, हो ची मिन्ह के संबंध से संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। चलिए इस पर टिप्पणी लिखते हैं। हो ची मिन्ह का मतलब होता है न्युगन आई क्लोई का एक वियतनामी छात्र था जिसने 1917 में पेरिस में साम्यवादियों का एक गुट बनाया। बाद में वो ची मिन्ह शिक्षा प्राप्त करने मॉस्को गया और साम्यवाद से प्रेरित होकर 1925 में वियतनामी क्रांतिकारियों दल का गठन किया। साथ ही कार्यकर्ताओं के सैनिक प्रशिक्षण की भी व्यवस्था कर ली। अंततः 1930 ईस्वी में वियना के बिखरते राष्ट्रवादी गुटों को एकजुट कर वियना कांग संदेह अर्थात वियना कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। क्या की? उन्होंने वियना में एक कम्युनिस्ट पार्टी की क्या की? स्थापना की, जो पूर्णतः उग्र विचारों पर चलने वाली पार्टी थी। किस पर? उग्र विचारों पर चलने वाली पार्टी कौन थी? कम्युनिस्ट। समझ गया? और है इसमें नहीं, अब नहीं है। ठीक, उतना ही था। अब इसका पढ़ेंगे, हो ची मिन्ह मार्ग क्या है बताएं। ठीक है, तो देखो, हो ची मिन्ह 2 सितंबर 1945 ईस्वी को वियना लोकतांत्रिक गणराज्य के सरकार के प्रधान बने और बाद में फ्रांसीसी सेना का प्रत्यक्ष मुकाबला न कर पाने की स्थिति में गुरिल्ला युद्ध छेड़ दी। क्या हुई? गुरिल्ला युद्ध छेड़ दी। इस युद्ध के लिए मुरीलीला सैनिक लाओस और कंबोडिया, कहाँ? लाओस और कंबोडिया के रास्ते दक्षिण वियतनाम पर क्या किए? धावा बोल दिए। क्या किए? कंबोडिया के रास्ते इन लोगों ने दक्षिणी वियना पर क्या कर दिए? धावा बोल दिए और पुनः उनकी जंगलों में छिप जाते थे। इसी रास्ते को हो चिंग हा मार्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसी को क्या कहते हैं? हो चिंग हा मार्ग। समझ गया? चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका हिंद चीन में कैसे घुसा? चर्चा करें। जो अमेरिका है वो हिंद चीन में कैसे घुसा? देखो बाबू, अमेरिका वो किसी का नहीं। समझ गया? अभी किसका युद्ध हुआ था? अभी हुआ था इजराइल और फिलिस्तीन का हो रहा था। ठीक, उसके बाद ईरान और फिर इजराइल में हो रहा है। ठीक है, तो उसके बीच में कौन घुसा? अमेरिका। और उस पर एक बैलिस्टिक बम का प्रयोग किया जो 60 फीट नीचे जा कर के क्या हुआ है? फटा है। समझ गया? तो देखो अमेरिका ऐसे ही करता है, जो आगे बढ़ता है उसको गिराने के लिए वो पीछे पड़ जाता है। समझा? चलो देखो अमेरिका तो देखो भारत पर भी क्या किया है? वो भारत के लिए वो घातक है। ठीक है, जब वो इंदिरा गांधी थी उस टाइम पर ये क्या करने आया था? ये हम लोग को मारने आया था। जब बंगाल विभाजन हुआ, बांग्लादेश यानी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान बन रहा था उस टाइम पर। समझ गया? अब चलिए है 1945 अमेरिका हिंद चीन में कैसे घुसा, इसका पर चर्चा करते हैं। तो 1945 ईस्वी तक वियतमिन के गुरिल्ला के साथ गुरिल्लों के हाथों में तोकिन के प्राय सारे क्षेत्र नियंत्रित में आ गए थे।
जबकि द्वितीय विश्व युद्ध की स्थिति बदलने लगी, पर्ल हार्बर पर जापान के आक्रमण पर्ल हार्बर पर किस प्रकार जापान के आक्रमण के साथ ही अमेरिका युद्ध में शामिल हो गया। क्या हुआ? अमेरिका के जब युद्ध में शामिल हो गया तो अमेरिका जो फ्रांस का समर्थन करता था, सीधे हिंद चीन में ही उतरना चाहा। क्या हुआ? हिंद चीन में उतरना चाहा। साम्यवादियों के विरोध में उनके ऐसे घोषणा भी कर दी। हिंदी चीनी में साम्यवादी प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका क्या था? कृत संकल्प हो गया था। समझ गया? अब आगे है, ये भी अति लघुत्री है, उसी में का छूट गया था। जेनेवा समझौता कब और किसके बीच हुआ था? जेनेवा समझौता फ्रांस और वियना के बीच हुआ था। कब? 1954 में। ये तो हो गया है, ठीक। वियना में स्कॉलर्स रिवोल्ट क्यों हुआ? तो वियना में इसका आंसर है वियतनाम में ईसाई मिशनरियों के बढ़ते प्रभाव को समाप्त करने के लिए 1868 ईस्वी में ईसाईयत के विरुद्ध स्कॉलर्स रिवोल्ट हुआ। समझ गया? ठीक, अगला देखते हैं और आगे क्वेश्चन लिखवा करके छोड़ देंगे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन है। चलिए, अगला तीसरा नंबर है, पाथेट लाओ की स्थापना क्यों की गई? तो पाथेट लाओ जो एक सैन्य संगठन था। पाथेट लाओ एक क्या था बाबू? ऐसे पूछ देगा। पाथेट लाओ है सैन्य संगठन, उग्रवादी संगठन, ऐसे ऐसे दे देगा। तो क्या सैन्य संगठन है। इसकी स्थापना का कारण लाओस में साम्यवादी शासन व्यवस्था की स्थापना करना था। इसका ये क्यों स्थापित किया गया था? क्योंकि यह एक क्या था? सैन्य संगठन था और लाओस में साम्यवादी शासन व्यवस्था की स्थापना करनी थी, इसलिए। समझ आ गया? चलिए, अगला है 4 नंबर, 1970 ईस्वी में जकार्ता सम्मेलन क्यों बुलाया गया? तो देखो, 1970 ईस्वी में जकार्ता सम्मेलन बुलाया गया। अमेरिका ने कंबोडिया से अपनी सेना की वापसी की घोषणा की, लेकिन दक्षिणी वियना कंबोडिया से अपनी सेना हटाने को तैयार नहीं हुआ। इस गंभीर स्थिति के समाधान के लिए मई 1950 में जकार्ता सम्मेलन 11 एशियाई देशों का सम्मेलन था। कितने देशों का बाबू था सम्मेलन? 11 एशियाई देशों का सम्मेलन बुलाया गया था। किस चीज़ में? जकार्ता सम्मेलन के लिए। समझ गया? क्यों? क्योंकि अमेरिका जो था वो घोषणा कर दिया, कहाँ से? कंबोडिया से सेना अपना वापस बुला लिया, लेकिन जो वियना कंबोडिया से अपनी जो वियना है वो कंबोडिया से अपनी सेना नहीं हटा रहा था। इसके वजह से क्या? जकार्ता सम्मेलन करना पड़ा। कितने देशों का था बाबू? 11 देशों का। कितने? 11 एशियाई देशों का सम्मेलन था। कब हुआ था? 1970 में। ये दोनों याद था, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन है, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था? जो वियतनाम में रहने वाले जो फ्रांसीसी थे उनको क्या कहा जाता था? तो 20वीं शताब्दी के आरंभ में संपूर्ण हिंदी चीनी फ्रांस की अधीनता में आ गए थे। फ्रांसीसी आकर वियना में बसने लगे। वियना में रहने वाले फ्रांसीसी को कोलोन क्या कहते हैं? कोलोन कहा जाता है। क्या कहते हैं? कोलोन कहते हैं। इसको भी याद रखिएगा आप लोग कि जो वियना में रहने वाले जो फ्रांसीसी थे उनको क्या कहा जाता था? 20वीं शताब्दी में इन लोगों को कोलोन कहा जाता था। समझ गया? कोलोन, इसको याद रखिए, कोलोन को। समझ गया? चलिए, जो जो पॉइंट लिखवा रहे हैं उसको एक अलग नोट्स कॉपी पर लिखते जाइएगा आप लोग। समझ गया? चलिए, अगला है क्वेश्चन 6 नंबर, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल क्यों स्थापित की गई? टोकिन फ्री स्कूल क्यों स्थापित की गई? तो पश्चिमी
ढंग की शिक्षा देने के लिए उद्देश्य से 1907 में वियना को कोटिंग फ्री स्कूल खोला गया था। इस शिक्षा में विज्ञान, स्वच्छता और फ्रांसीसी भाषा की कक्षाएं भी शामिल थी जो शाम को लगती थी तथा इसके लिए अलग अलग से फीस ली जाती थी। स्कूल में वियतनामियों को आधुनिक बनाने पर बल दिया जा रहा था। वियना को किस लिए आधुनिक मतलब बल देने के लिए ये स्कूल खोला गया था और इसमें किस तरह के विज्ञान और स्वच्छता और फ्रांसीसी भाषाओं जैसे इसमें शिक्षा दिया जा रहा था। समझ गया। कब अब यह स्कूल खुला था? 1907 में। 7 नंबर क्वेश्चन है, पूर्व की ओर चलो आंदोलन का क्या उद्देश्य है? पूरब की ओर चलो आंदोलन का क्या उद्देश्य था? तो इस आंदोलन का उद्देश्य वियना में फ्रांसीसी सत्ता को समाप्त कर फ्रांसीसियों को वियतनाम में बाहर निकालना था। साथ वियतनामी उनके स्थान पर गए राजवंश की पुनर्स्थापना करना चाहते थे। क्या किए थे? ये राजवंश की जो थी फिर से क्या किए? पुनर्स्थापना कर दिए थे। समझ गया। अभी अगला है इसमें 12 नंबर स्लाइड में 12 नंबर अगला है, हुइंग फुसो कौन थे? तो हुआ आंदोलन के संस्थापक हुइंग फुसो थे। कौन थे? हुआ आंदोलन के संस्थापक कौन था जी? हुइंग हुइंग ह फुसो। समझ गया। वह एक गरीब की मदद करता था। व्यस्त खर्च के खिलाफ उसके उपदेशों का लोगों के लिए काफ़ी प्रभाव पड़ा। ठीक है। वो व्यर्थ खर्चों पर क्या था? व्यर्थ खर्चों के खिलाफ उसने उपदेश दिया था। कौन? हुई फुसो। समझ गया। वो कौन था? हुआ आंदोलन का एक संस्थापक था। समझ गया। 9 नंबर है, इंडो चाइना यूनियन की स्थापना कब और किसके साथ मिलकर हुई थी? इंडो चाइना यूनियन की स्थापना कब और किसके साथ मिलकर हुई थी? तो इंडो चाइना यूनियन की स्थापना 1887 ईस्वी में की गई थी। इंडो चाइना यूनियन की स्थापना कोचिंग, चाइना, अनामा, तोतीन, कंबोडिया और बाद में लाओस को मिलाकर बनाया गया था। समझ गया। तो इंडो यूनियन संस्था में कौन कौन से देश शामिल थे जी? इंडो चाइना, अनामा था, टोक्यो था, कंबोडिया और लास्ट बाद में लाओस को भी मिला करके बनाया गया था। समझ गया ये सब। अब चलिए अगला है लघुत्तरी है। वियना में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का उल्लेख करें। वियना में राष्ट्रवाद के उदयों के कारणों का उल्लेख करें। वियना में राष्ट्रवाद के विकास में विभिन्न तथ्यों का योगदान था जिसमें औपनिवेशिक संस्करणकारी नीति तथा स्थानीय आंदोलन के काफ़ी बढ़ावा दिया। 20वीं शताब्दी के शुरुआत में यह विरोध और मुखर होने लगा। वियतनामी राष्ट्रवाद के विकास में फा बोई चाउ ने द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियना लिखकर राष्ट्रवादियों के बीच हलचल पैदा कर दी। वियना राष्ट्रवाद के विकास के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। तो कौन कौन से कारण निम्नलिखित थे जी? तो 1929 से 1930 ईस्वी की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी ये और औपनिवेशिक सरकार की शोषणकारी नीति, उसके बाद किसानों पर बढ़ता बोझ, गरीब तथा बेरोजगारी की समस्या तथा उग्र यानी रेडिकल आंदोलन का प्रभाव।
ये सब था। समझ गया। वियना में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का यही है उल्लेख। समझ गया। ऐसा ही लिखना है आप लोगों को एग्जाम में जैसे हम लिखे हैं, ठीक, पॉइंट द पॉइंट। हाँ, अगला है हुआ आंदोलन के विषय में आप क्या जानते हैं। तो हुआ आंदोलन वियतनाम में चलाया गया जो उपनिवेश विरोध आंदोलन था। 1939 में हुआ आंदोलन आरंभ हुआ। इसका केंद्र मेकांग डेल्टा था। इस आंदोलन की उत्पत्ति फ्रांसीसी उपनिवेशवादी विरोधी विचारों से हुई थी। इस आंदोलन का प्रेरणा हुई हाँ फूसो था। वह जन कल्याण संबंधित कार्य करता था और समाज सुधारक भी था। क्या था वो? समाज सुधारक भी था। और हुआ आंदोलन का वो संस्थापक भी कौन था? हुइंग फूसो, समझ में गया। और ये समाज सुधारक भी था। इसने फिजूल खर्च, शराबखोरी और बाल कन्याओं की बिक्री की प्रथा का विरोध किया। समाज में उसका व्यापक प्रभाव था। हुइंग फूसो ने बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए सरकार ने कठोर दमनात्मक कार्रवाई कर हुआ आंदोलन को दबा दिया। लेकिन यह आंदोलन राष्ट्रवाद की मुख्य धारा में से जुड़ा हुआ है। क्या है? यह आंदोलन राष्ट्रवाद की मुख्य धारा से जुड़ा हुआ था। समझ गया। तो ये भी हम लोग का सबसे इम्पोर्टेंट है, ये वाला और इसके जो पीछे वाला ही क्वेश्चन है। रुक जाओ, दिखाते हैं आप लोगों को। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। कहाँ गया जी? 11 नंबर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6। समझ गया। क्वेश्चन नंबर 6 ये भी तुम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, लगा लीजिए। 2 नंबर हो गया है। फ्रांसीसियों ने मेकांग डेल्टा में नहरें क्यों बनवाई, इसका क्या परिणाम हुआ? ठीक है। तो मेकांग नहरों, फ्रांसीसियों ने कृषि के विस्तार के लिए मेकांग डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा के लिए नहरें बनवाई। इस सिंचाई की समुचित व्यवस्था उपलब्ध होने से धान की खेती और उपलब्ध उत्पादन में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि हुई। एक अनुमान के अनुसार 1873 ईस्वी में 2,74,000 हेक्टेयर क्षेत्र में धान की खेती होती थी। वह 1930 में बढ़कर 22 लाख हेक्टेयर हो गया। कब हो गया? 1930 में कितना हो गया? 22 लाख हेक्टेयर हो गया। क्षेत्र विस्तार के अतिरिक्त उत्पादन भी बढ़ा। 1931 तक वियना विश्व का तीसरा चावल निर्यात देश बना। कब? जो वियतनाम था वो 1931 ईस्वी में ये विश्व का तीसरा चावल निर्यात देश बना। समझ गया। अब चलिए, ये इसमें बहुत पावर इम्पोर्टेंट, जितना पढ़ा रहे हैं उसको नोट करते जाइएगा ना। जो दिन आ रहा है और ईयर्स आ रहा है, इसको आप लोग नोट करेंगे तो ये एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। दिन और कौन से चीज़ के लिए कौन सा, ये जैसे मान के चलो वियना कब बना विश्व का तीसरा चावल निर्यात, तो अब कोई बोलेगा तो बता सकते हो कि 1931 में ये बना था। समझ गया। चलिए 16 नंबर, वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन की स्थापना क्यों की गई? वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन की स्थापना क्यों की गई? तो 1911 ईस्वी में की चीनी क्रांति के वियतनामियों को काफ़ी प्रेरणा मिली थी। चीनी क्रांति के परिणाम स्वरूप चीनी में कंजू राजवंश का शासन समाप्त हुआ तथा चीनी गणतंत्र की स्थापना की गई। चीन की
चीन की घटनाओं से प्रेरित होकर वियतनामी विद्यार्थियों ने वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना की। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य राजशाही की पुनर्स्थापना न होकर लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना के लिए प्रयास कर रहा था। समझ गया? इसलिए ये क्या किए, ये अपना जब चीन में गणतंत्र बना उसी को उन लोग देखते हुए उससे सीख करके इन लोग भी क्या किए, अपना राजशाही शासन की पुनर्स्थापना न हो इसके लिए क्या किए लोग, लोकतंत्र गणराज्य की स्थापना के लिए यह प्रयास करना था। समझ गया? अगला है एक तरफा अनुबंध व्यवस्था पर टिप्पणी लिखना है। एक तरफा, तो अगला है वियना में एक तरफा अनुबंध व्यापार के अंतर्गत बागानों में मजदूरों से काम करवाया जाता था। इस व्यवस्था में मजदूरों को एक रारनामा के अंतर्गत को बागान मालिक और मजदूरों के बीच होता था, काम करना पड़ता था। एक रारनामा में मजदूरों को कोई अधिकार नहीं दिया गया। सारे अधिकार किसको था जी? मालिकों का। किसका था? सारा अधिकार मालिकों के पास थे। काम पूरा नहीं होने पर मजदूरों को मालिक दंडित कर सकते थे। उन्हें जेल, कौन कौन से जेल भिजवा सकते थे। वस्तुतः बाग मजदूरों की स्थिति गुलामों के समान थी। कैसे थी? गुलाम जैसे, गुलामी जैसे भारत देश में जैसे भारत गुलाम था अंग्रेजों का, वैसी ही थी। जैसे वो लोग क्या करते थे, जबरदस्ती लोगों से कर वसूलते थे और नील की खेती करवाते थे। समझ गया? वैसे ही इन लोगों को। तो ग्रामीण क्षेत्रों में समांतित व्यवस्था के प्रचलन के कारण किसानों और मजदूरों की स्थिति दयनीय थी। समझ गया? अगला है 6 नंबर, बाओ दाई के विषय में क्या जानते हैं? बाओ दाई के बारे में आप क्या जानते हैं? बाओ दाई कौन था? तो बाओ दाई वियतनाम के प्राचीन राजवंश का सम्राट था। कौन था? बाओ दाई। जो बाओ दाई था यह वियतनाम के प्राचीन राजवंश का एक सम्राट था। जापानियों ने हिंदी चीनी से वापस लौटते समय अनामा का शासन ओदाई को सौंप दिया, लेकिन बाओ गई साम्यवादियों का सामना करने में असमर्थ था, इसलिए उसे अनामा के सम्राट का पद त्याग दिया। वियतनाम के आज़ादी के बाद फ्रांसीसी बाओ राई को यह अपने प्रभाव में लेकर वियतनाम पर अप्रत्यक्ष शासन करते रहे। क्या किए? अप्रत्यक्ष शासन करते रहे लोग। उसके बाद है 18 नंबर, वियतनाम का विभाजन क्यों और कैसे हुआ? ये सबसे हमको इम्पोर्टेंट ज़रूरी है। ठीक है, कि वियतनाम का विभाजन क्यों हुआ और कैसे हुआ। ठीक है, तो वियतनाम और फ्रांस के युद्ध के फ्रांसीसियों की बुरी तरह पराजय हुई। क्या हुई? जो फ्रांसीसी थे वो लोग हार चुके थे। अमेरिका ने हिंदी चीनी में हस्तक्षेप कर दी। ये किसी में ढुक जाता है झगड़ा में, ये बहुत अजीब आदमी है अमेरिका। हस्तक्षेप करने का निश्चय कर लिया, जिसमें स्थिति विस्फोटक हो गई तथा तृतीय विश्व युद्ध का खतरा उत्पन्न होने लगा। क्या होने लगा? अब लगने लगा कि अब लगता है कि तीसरा युद्ध होने वाला है। ब्रिटेन फ्रांस युद्ध नहीं चाहते थे। कौन? ब्रिटेन और फ्रांस नहीं चाहते थे युद्ध करना, लेकिन तथा समझौते की नीति अपनाई। इसके लिए जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। क्या किया गया? जेनेवा जो में अंतर्राष्ट्रीय मतलब सम्मेलन किया गया। कब किया गया था बाबू? 1954 में। जेनेवा समझौता द्वारा इंडो चीन के लाओस
और कंबोडिया स्वतंत्र कर दिए गए और राज्यों में वैध राजतंत्र एवं संसदीय व्यवस्था लागू कर दी गई। ठीक है। वियतनाम का विभाजन अस्थायी रूप से 2 भागों में कर दिया गया। कौन कौन से भागों में? उत्तरी वियना और दक्षिणी वियना, 2 भाग में बांट दिया। किसको? वियतनाम को। कौन? वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया। पहला उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम। तो 2 राज्यों के विभाजन रेखा तो उस रेखा को 17वीं समांतर बनाई गई। ठीक। उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन्ह की कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता दी गई। दक्षिण वियतनाम में बाओ दाई की सरकार बनी रही। यह व्यवस्था भी की गई कि 1956 में पूरे वियतनाम के लिए चुनाव कराया जाए। तब वियतनाम में कब सोचा गया कि 1956 में सोचा गया कि वियतनाम को में भी चुनाव होना चाहिए। जय हिंद। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जा रहा है।